तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। हर जुर्म को करने के लिए अक्सर जो क्रिमिनल होते हैं, जो साजिश रचते हैं, वही सोचते हैं कि ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाएं कि जिसके बाद कानून के हाथ उन तक ना पहुंचे। बड़ी बड़ी अजीब अजीब साजिशें रची जाती हैं क्राइम करने के लिए, पर मकसद और मंशा एक ही होती है कि बस पुलिस और कानून को धोखा देना और खुद को बचाना है। और इसके लिए एक से एक तरीके लोग अपनाते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो शायद किसी क्राइम की अब तक की सबसे कमजोर स्क्रिप्ट की कहानी है, जिसमें पकड़ा जाना लगभग तय था। बस एक जरा सी होशियारी चाहिए थी पुलिस की। ये कहानी पटना के करीब फुलवारी शरीफ एक जगह है, वहां की कहानी है। कहानी है शहनाज और जफरुद्दीन की। शहनाज फुलवारी शरीफ में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, वहीं पढ़ाई लिखाई की। उसके बाद बड़ी हुई। तो जब बड़ी हुई तो उसकी शादी, घर वालों ने कहा कि अब शादी करने का वक्त आ गया है। तो कुछ दूरी पर शायद लखीसराय इलाके में एक लड़का रहा करता था, जफरुद्दीन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसकी नौकरी लग गई सऊदी अरब में। लड़का वहाँ चला गया, रिश्ते की बात चली। लड़का ठीक ठाक सही कमाने वाला, माँ बाप को भी लगा कि चलो ये शहनाज के लिए अच्छा लड़का है। फिर दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई। शादी के बाद सब कुछ ठीक चला, कुछ वक्त बीता। शहनाज और जफरुद्दीन को 2 बेटे हुए और जफरुद्दीन अपनी नौकरी सऊदी अरब में कर रहा होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। फिर वो इंडिया लौटता है और सऊदी अरब में नौकरी छोड़ देता है। इंडिया आने के बाद वो नोएडा में एक कंपनी में नौकरी करना शुरू कर देता है। अपनी बीवी शहनाज को अपने दोनों बेटों के साथ वो पटना से नोएडा बुला लेता है और यहीं वो रहने लगता है। करीब 2 साल हो गए थे उसको नोएडा में रहते हुए। 2 साल के बाद 5 महीने पहले मई के महीने में ईद थी, 3 मई को। तो जफरुद्दीन ने कहा कि चलो बहुत जमाना हो गया, इस बार घर पर चलकर ईद मनाते हैं। फुलवारी शरीफ में अपने ससुराल के घर के बराबर में उसने एक आलीशान घर बना लिया था सऊदी अरब में, जो पैसे कमाता था उसे बचा बचा कर। तो बड़ी खुशी खुशी ये लोग दिल्ली से फ्लाइट से पटना पहुंचे और 1 तारीख को, 3 मई को ईद थी, 1 मई को ये लोग पहुंचते हैं। और फिर 2 मई की शाम को जफरुद्दीन अपने बेटों के साथ शॉपिंग करने चला जाता है। फिर खरीदारी ईद की सब करने के बाद वो वापस घर लौटता है। रात को बीवी बच्चों के साथ खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह, बल्कि 1 मई को वो पहुंचा था, 1 मई को शॉपिंग की थी, 2 मई की सुबह, यानी जिस दिन चांद रात होती है, सुबह सुबह उसका बेटा उठा, नींद से जागा, बाहर निकला तो देखता क्या कि ड्राइंग रूम में खून से लथपथ उसके पापा की लाश पड़ी है। जफरुद्दीन की लाश घर के अंदर ड्राइंग रूम में पड़ी थी। पास में ही एक प्रेशर कुकर पड़ा था और प्रेशर कुकर खून से सना हुआ था। और उसको देखकर पहली नज़र में ये लग रहा था कि इसी प्रेशर कुकर से शायद जफरुद्दीन के सर पर वार किया गया और इसी से उसका कत्ल किया गया। बेटा चीखता है, शोर मचाता है, बीवी भी आती है। अब शहनाज और पूरा घर इकट्ठा हो जाता है, पड़ोसी आ जाते हैं। थोड़ी देर में खबर फैल जाती है। अगले दिन ईद है, उससे पहले घर में मातम पसर जाता है। इसके बाद पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस आती है, लाश को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब तफ्तीश शुरू करती है। पहले घर के लोगों से पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है। फिर बेटे से पूछताछ होती है। वो बताता है कि मैं नींद से जागा, उठा तो मैंने देखा कि यहाँ लाश पड़ी है पापा की। अब रो रो कर बुरा हाल शहनाज, उससे पुलिस पूछताछ करती है कि वो कुछ बताए क्या हुआ। तो बताती है कि शाम को शॉपिंग करने के लिए गए, ईद की खरीदारी करने, रात को आए, हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया और उसके बाद करीब 3 बजे मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। तो जब 3 बजे आवाज़ सुनाई दी, मेरी नींद टूट गई। मैं कमरे से बाहर आई तो अचानक 2 लोग मुझ पर झपट पड़े। शायद चोर थे, लुटेरे थे, और उन्होंने छीना झपटी की, मेरा चेन वेन छीन लिया। और फिर अचानक पता नहीं उन्होंने मेरे नाक पे हाथ रखा, शायद उनके हाथ में कुछ था, और मैं देखते ही देखते बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अब पुलिस को लगा कि ये मामला लूटपाट का है, लेकिन घर से और भी कोई भी चीज़ गायब नहीं हुई सिवाय शहनाज के उस गले के चेन के अलावा।
अब ये बात बड़ी अजीब लगी पुलिस को कि एक कत्ल हुआ, कातिलों ने इस तरीके से मारा, लेकिन बिना लूटपाट किए वो चले गए। इसका मतलब है कि कातिल शायद लूटपाट के इरादे से नहीं आया बल्कि किसी दुश्मनी की वजह से आया। अब पुलिस ने तमाम लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि जफरुद्दीन बेहद शरीफ इंसान, वैसे भी ज़्यादातर बाहर रहा, यहाँ किसी को जानता नहीं, किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, और घर में पैसे भी थे, गहने भी थे, पर उन्होंने लूटपाट नहीं की। पुलिस को यहीं से खटका हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने घर की सारी एंट्री और एग्जिट देखना शुरू किया तो ये पाया कि इस घर के जो एंट्री है और एग्जिट पॉइंट एक ही दरवाज़ा है, मेन सदर गेट, जहाँ से आप अंदर आ सकते हैं और जहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। घर में दाखिल होने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, ना दूसरा दरवाज़ा है। अब जब एक ही दरवाज़ा, तो चोर या लुटेरे घर के अंदर कैसे दाखिल हुए, ये सवाल पुलिस के मन में। पुलिस ने घर के लोगों से पूछा, शहनाज से पूछा, तो उसने कहा कि हो सकता है शायद दरवाज़ा बंद करना भूल गई। अब यहाँ पे पुलिस को थोड़ा और खटका होता है कि आमतौर पर किसी भी घर में जब लोग सोते हैं और एक ही दरवाज़ा होता है तो घर के एक नहीं कई लोग चेक करते हैं, और यहाँ पे साफ था कि घर के अंदर फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई है। मतलब कोई भी जो आया है वो जबरन नहीं घुसा, क्योंकि ना दरवाज़ा टूटा है ना कुंडी टूटी है। जो भी आया है फ्रेंडली एंट्री है, मतलब या तो घर का जानने वाला है या घर के किसी शख्स ने उसको अंदर आने की इजाज़त दी है, और उसी के बाद ये हुआ। अब पुलिस के रडार पर शहनाज है, लेकिन शहनाज और इन दोनों के पूछताछ हुई तो ऐसी कोई बात नहीं पता चल रही। फिर भी पुलिस ने शहनाज से कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए आपका मोबाइल चाहिए। बिना झिझके शहनाज ने फ़ौरन एक आईफोन जो उसके हस्बैंड ने, उसके शौहर ने कुछ वक्त पहले ही उसे दिया था, पुलिस को दे दिया कि ये मेरा फ़ोन है। पुलिस आईफोन को लेकर जाकर उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालती है, लेकिन उस मोबाइल से कोई सुराग नहीं मिलता, ऐसा एक भी नंबर जो शक के घेरे में हो। अब पुलिस की जांच हो रही है, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं, कत्ल की वजह या मकसद का भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पुलिस परेशान। इसी दौरान में अब वहाँ के जो आईओ थे उनको कहीं ना कहीं घूम फिर कर शक यही था कि इस कत्ल के पीछे घर का ही कोई मेंबर है। अब दोनों बच्चे जो थे वो इतने बड़े नहीं कि बाप का कत्ल कर सके, हालांकि जुर्म किसी भी उम्र में आजकल लोग कर देते हैं, लेकिन पुलिस के शक के घेरे में सबसे ज़्यादा शहनाज थी। अब पुलिस ने शहनाज को टटोलना शुरू किया, फिर चुपचाप खामोशी से अड़ोस पड़ोसियों से बातचीत करनी शुरू की, रिश्तेदारों से पूछताछ करनी शुरू की। फिर जफरुद्दीन की कुंडली खंगाली, उसके बारे में जानना शुरू किया, शादी से लेके अब तक कि पहले सऊदी अरब, फिर वो इंडिया क्यों आया, नोएडा में क्यों रहता था। और ये भी पुलिस को पता चला पूछताछ के दौरान कि 2 साल के बाद पहली बार वो इस शहनाज के घर के करीब ईद मनाने के लिए आया था। तो ऐसा क्यों? जब ये सारी चीज़ें होने लगी अब तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई, तो धीरे धीरे लोग खुलने शुरू हुए और धीरे धीरे लोगों ने कहानियाँ सुनानी शुरू की। उसमें से एक कहानी जो पुलिस को कई सोर्सेस से पता चली वो पुख्ता थी। कहानी थी शहनाज के बचपन की और शहनाज के दोस्त की। कहानी ये थी कि शहनाज जब स्कूल में 5th क्लास में थी तब उसकी उम्र 13-14 साल थी। स्कूल में ही उसे एक लड़के से दोस्ती हो गई और उसका नाम था कमाल। कमाल से दोस्ती हुई, दोनों स्कूल में एक साथ वक्त बिताने लगे। फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती पूरे स्कूल में चर्चा की बात होने लगी। दोनों हमेशा क्लास में साथ, क्लास के बाहर साथ, और उस वक्त एकदम फिल्मी स्टाइल में हाथ डालकर घूमना। अब ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, स्कूल में भी। धीरे धीरे ये बात स्कूल के टीचर से होते हुए प्रिंसिपल तक पहुंची। पता चला कि स्कूल में एक लड़का और एक लड़की हैं जो दोनों इस तरीके से खुलेआम एक दूसरे से प्यार करते हैं और घूमते हैं, और इससे बाकी बच्चों पे फर्क पड़ रहा, असर पड़ रहा है। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने दोनों के माँ बाप को बुलाया और कहा कि आपके बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं, इससे बाकी बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा, ये पढ़ने लिखने की उम्र है, इश्क करने की नहीं। और कुछ वार्निंग दी, उसके बाद भी नहीं सुधरे, तो फिर इन दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया। अब शहनाज भी स्कूल से बाहर और कमाल भी स्कूल से बाहर। शहनाज ने किसी और स्कूल में पढ़ाई शुरू की, उधर कमाल ने थोड़ी पढ़ाई की। फिर उसने कहा कि चलो कुछ और काम करते हैं ताकि इतने पैसे हो जाएं कि शहनाज से शादी कर सके। तो काम धंधे में लग गया। दोनों स्कूल से बाहर, ये बातें पड़ोसियों सबको पता चली। अब घर वालों को भी पता चला कि कमाल और शहनाज का रिश्ता है, लेकिन दोनों के बीच में
दौलत की दीवार थी। शहनाज थोड़ी ठीक ठाक घराने से थी, कमाल थोड़ा गरीब घराने से था। शादी के लिए वो तैयार नहीं थे, लड़का कुछ करता भी नहीं था। तो कौन माँ बाप अपनी बेटी को इस तरह किसी बेरोजगार के हवाले करे। तो वक्त बीतने लगा, घर वालों को इधर फिक्र होने लगी कि शहनाज के ये चर्चे कहीं उसकी शादी में रुकावट न बन जाए। अब उन्होंने शहनाज के लिए लड़का ढूंढना शुरू किया। अब आस पड़ोस में तो कोई मिला नहीं, क्योंकि हर एक को कहानी पता चल चुकी थी स्कूल की। तो फिर वहां से दूर एक लड़का किसी रिश्तेदारों के जरिए पता चला। जफरुद्दीन की एंट्री हुई कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सऊदी अरब में काम करता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, लड़का रिहायत शरीफ है। तो बातचीत जब चली, जफरुद्दीन और उसके घर वाले आए, शहनाज को देखा तो उन्होंने फ़ौरन ये रिश्ता मंजूर कर लिया। शहनाज दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अब इसके बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जितनी छुट्टियां थी, जफरुद्दीन यहाँ फिर वापस चला गया। उसके जाने के बाद फिर शहनाज आज़ाद हो गई। जो कमाल था उसका बचपन का प्यार, वो उसके साथ फिर घुलने मिलने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता। अब यहाँ टोकने वाला कोई है नहीं। जफरुद्दीन साल में 11 महीने सऊदी अरब में रहता, सिर्फ 1 महीने की छुट्टी पर इंडिया आता था, तो उसे कुछ पता भी नहीं चलता। इस दौरान में एक एक करके 2 बेटे हुए उसके। अब बेटे हो रहे थे, परवरिश भी थी, वो सऊदी अरब में था, ले जा नहीं सकता था। तो उसने ये किया कि अपने ससुराल के बराबर में ही एक ज़मीन खरीदी और एक शानदार मकान बनाया, ताकि उसकी बीवी और दोनों बेटे वहाँ रह सकें। और ज़रूरत अगर हो, कभी कोई मजबूरी या किसी चीज़ की, तो ससुराल बराबर में लोग मदद कर देंगे। ये सोचकर उसने घर खरीदा, घर बनाया। अब घर बनने के बाद शहनाज अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ शिफ्ट हो गई। इसके बाद उसे और आज़ादी मिल गई। अब वो अपने माँ बाप से अलग अपने ही घर में थी। तो अब कमाल का बेरोक टोक आना जाना शुरू हो गया। पहले से अब ज़्यादा दोनों के अंदर प्यार पनपने लगा, और हमेशा कमाल उसे शहनाज गिल कहकर पुकारा करता था। वो कहता था तुम शहनाज गिल लगती हो, और अपने आप को वो सिद्धार्थ कहता था, क्योंकि बिग बॉस में आपने देखा होगा इन दोनों की जो दोस्ती वो काफ़ी चर्चा में रही थी। हालांकि बेहद कम वक्त में, कम उम्र में सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे। बड़ा अफसोस हुआ था वो खबर भी सुनकर। तो यहाँ कमाल अपने आप को सिद्धार्थ मानता और उसको शहनाज गिल। और अब दोनों, चूँकि कोई रुकावट थी नहीं, बेखौफ मिल रहे थे और भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे। कमाल ने शादी नहीं की थी। उसने कसम खाई थी कि वो शादी करेगा तो सिर्फ शहनाज से करेगा, किसी और लड़के से नहीं करेगा। इधर शहनाज की शादी जबरन घर वालों ने कर दी थी और उसने की। अब इधर वक्त बीत रहा है, बेटे थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो कई बार कमाल घर में आता। यहाँ तक कि जो कमाल घर में आता तो उसने अपने बच्चों को भी, छोटा बेटा तो इतनी समझ नहीं थी, वो तो कमाल को अब्बू ही कहकर बुलाता था, और बड़े बेटे से भी वो अब्बू कहकर उसको मिलवाती थी, जबकि उसका असली बाप बेचारा सऊदी अरब में बैठा है। तो ये चीज़ें चलती रही। और एक बार ऐसा हुआ कि शहनाज कुछ बात कर रही थी, कई बार तो कमाल आता भी था। अब बड़ा बेटा थोड़ा थोड़ा समझदार होने लगा था, उसको अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ों का फ़र्क का एहसास होने लगा था, रिश्तों की उसे कुछ अब जानकारी होने लगी थी। उसे लगा कि कमाल और उसकी मम्मी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तो कुछ बातें जो उसने सुनी, 1-2 बार उसने फिर अपने पापा को ये बात बता दी फ़ोन पे कि मम्मा ऐसे ऐसे और एक आते हैं नाम वाम। अब ये सुनकर पहली बार जफरुद्दीन को इन चीज़ों का पता चला, वो परेशान हो उठा। इसके बाद पहले फ़ोन पे झगड़ा हुआ, फिर वो अब उसका काम में भी मन नहीं लग रहा। वो सऊदी अरब से वापस आया छुट्टी लेकर। उसने शहनाज को समझाया कि अब हमारे 2 बच्चे हैं, एक पूरी ज़िंदगी है। लेकिन शहनाज पर इश्क का बुखार इस कदर हावी था कि उसको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई। उल्टा अब उसे अपना ही शौहर दुश्मन नज़र आने लगा। तो उनकी इन चीज़ों का फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी वो समझा कर चला गया। उसे लगा कि चलो शायद बदल जाए, लेकिन पता चला कि शहनाज नहीं बदली है। अब जफरुद्दीन को फिक्र होने लगी। उसने सऊदी अरब में अपनी बीवी के लिए नौकरी छोड़ी। उसने कहा जब घर परिवार ही नहीं रहेगा तो फिर नौकरी का क्या करें। वापस इंडिया आया। इंडिया आने के बाद उसने यहाँ नोएडा में एक कंपनी ज्वाइन किया और शहनाज और अपने दोनों बेटों को फुलवारी शरीफ से वापस नोएडा ले आया। नोएडा आने के बाद अब उसने शहनाज के पटना जाने पर रोक लगा दी। 2 साल तक शहनाज यहीं रही। इन 2 सालों में अब जफरुद्दीन को धीरे धीरे एहसास हो गया कि शायद अब वो कमाल को भूल चुकी है और अब इन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। प्यार का शायद बुखार जो है उतर चुका है। 2 साल में ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं थी जिससे जफरुद्दीन को कोई शक हो। तो वो खुश था
और इसलिए जब उसे यकीन हो गया कि अब शहनाज बदल गई है, कमाल को भूल गई है, तो उसने पहली बार मई में ईद अपने उसी फुलवारी शरीफ के घर में मनाने का फैसला किया अपने ससुराल वालों के साथ, और बच्चों को भी ले जाना चाहता था। उसने शहनाज को ये बात बताई कि हम लोग 1 मई को पटना जाएंगे और ईद वहीं मनाएंगे। ये बात सुनकर शहनाज खुश हो गई। जो चीज़ तब तक जफरुद्दीन को पता नहीं थी वो ये कि जफरुद्दीन ने शहनाज अपनी बीवी को एक आईफोन मोबाइल गिफ्ट किया था, और उसे पता था उसकी बीवी का, और वो बीवी में चेक भी करता था, तो मोबाइल में भी उसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उसके ऊपर शक होता। लेकिन उसे एक जानकारी नहीं थी, और वो ये कि शहनाज एक दूसरा मोबाइल भी इस्तेमाल करती थी अपने शौहर से छुपाकर, और वो सिम किसी और के नाम पर था। वो सिम भी कमाल ने दिया था उसे। तो जब वो अकेले में होती, तन्हाई में होती, उससे मोबाइल पे बात करती, मैसेज करती, और बहुत ख्याल रखती कि इस फ़ोन के बारे में किसी को जानकारी ना हो। जफरुद्दीन को इस दूसरे फ़ोन की खबर नहीं थी। 2 साल के वक्त में उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। तो जब उसने बताया, शहनाज खुश हो गई। उसे लगा कि अब इस कैद से आज़ादी मिली। उसने उसी वक्त मौका देखते ही, जब घर में कोई नहीं था, कमाल को फ़ोन किया और कहा कि हम ईद मनाने के लिए पटना आ रहे हैं, और इस बार इस ईद के मौके का फ़ायदा उठाना है। जफरुद्दीन को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर देना है, ताकि फिर हम दोनों एक हो जाएं, हम शादी करें, हम साथ रहें, और ये जो रुकावट है ये ख़त्म हो जाए। कमाल भी इस इंतज़ार में बैठा था। उसने कहा ठीक है। सारी टिकट विकेट हो गई, सारे रूटीन मालूम था। उसने उसे सब कुछ बताया। अब ये लोग सुबह पटना पहुँचे फ़्लाइट से। उसी शाम जफरुद्दीन निकल गया शॉपिंग करने के लिए अपने बेटों के साथ ईद की। शाम को जैसे ही वो निकला तो शहनाज ने कमाल को फ़ोन किया और अपने घर बुला लिया, और घर में चुपचाप से उसको एक कमरे में छुपा दिया देर शाम। अब इसके बाद जफरुद्दीन वापस आता है बेटों के साथ, रात को ये खाना खाते हैं। अब यहाँ पे जो बीवी थी शहनाज, उसे ये था कि आज किसी भी तरह से जफरुद्दीन को उस रूम में नहीं सुलाना है जहाँ उसके 2 बेटे सो रहे हैं, क्योंकि अगर रात को उनके ऊपर हमला होगा तो शायद बेटों को भी नज़र पड़ जाए। तो अब उसे बाहर ड्राइंग रूम में सुलाना है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसने इसकी प्लानिंग कर रखी। रात को खाना खाने के दौरान जानबूझकर वो जफरुद्दीन से लड़ पड़ी, और इतना लड़ाई की कि उसने कहा कि तुम इस कमरे में हमारे साथ आज नहीं सोओगे। जफरुद्दीन भी गुस्से में था। उसने कहा ठीक है। वो जाकर ड्राइंग रूम में सो गया। उसे मालूम नहीं था कि ड्राइंग रूम में सुलाने के पीछे मकसद क्या है। अब वो सो चुका। रात के करीब 3 बजे शहनाज ने चुपचाप से उसी घर में छुपे कमाल को बाहर निकाला। किचन में एक प्रेशर कुकर पहले से तैयार था, क्योंकि चाकू खरीदने में और बाकी चीज़ों में रिस्क था। उन्हें लगा कि शायद कल को जिस दुकान से खरीद कर लाए वहाँ तक पुलिस पहुँच जाए। ऐसी उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सीरियल में देख रखे थे। तो वजनी था प्रेशर कुकर। वो प्रेशर कुकर लेकर आए दबे कदमों, और उसके बाद सोए हुए जफरुद्दीन के सर पर पहला ही वार इतना ज़ोर का किया, शायद कि पहला ही वार ने काम कर दिया। लेकिन इसके बाद लगातार सर पे वार किया, जब तक कि उन्हें यकीन नहीं होगा कि वो मर गया। फिर प्रेशर कुकर वहीं रखा, और चेन अपना शहनाज ने जो है गले का, वो कमाल को ही दिया। कमाल उसी दरवाजे को खोला, बाहर निकल गया रात के अंधेरे में, करीब 3:30 के आसपास, जब सब सो रहे थे। इसके बाद शहनाज ने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में टहलती रही, सुबह होने का इंतज़ार करती रही कि जब सुबह हो और उसका बेटा जागे तो ये लाश और उसकी कहानी ज़माने के सामने आए। और फिर उसके आगे सब कुछ वही हुआ। बेटे ने चिल्लाया, फिर पुलिस आई, और शहनाज ने अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी कि 2 लोग आए, उन्होंने उसको मुंह सूंघाया, चेन छीना और मारकर उसके पति को भाग गए। तो ये पूरी कहानी थी। तो जब पुलिस को शक हुआ कि एंट्री फोर्सफुल नहीं है, कोई जानने वाला ही अंदर आया, दूसरा कातिल की दुश्मनी है, लूटपाट का मकसद नहीं था, क्योंकि चेन के अलावा कुछ ले नहीं गया, जबकि घर में कैश भी था, जेवर भी था। इन सारी चीज़ों के बाद पुलिस का शक इसीलिए शहनाज पर गया क्योंकि उसकी पूरी साजिश की जो स्क्रिप्ट थी वो बेहद कमज़ोर थी। उसने गलती ये की कि घर की एंट्री के बारे में नहीं सोचा। उसने सिर्फ चेन अपना फेंका या दिया, बाकी चीज़ें वो नहीं ले गया। तो मोटिव
और कत्ल करने का तरीका और उसके बाद की पूरी कहानी, इस क्राइम की स्टोरी की सबसे ये कमज़ोर कड़ी थी। जो वहाँ के आईओ थे जिन्होंने इस केस की जांच की, ये उन्होंने भी कहा कि इसमें कत्ल तो क्या, प्लानिंग की, सब कुछ की, लेकिन जो कहानी बनाई उलझाने के लिए पुलिस को, वो कहानी बेहद कमज़ोर थी। और इसी कमज़ोर कहानी ने बहुत जल्द कम वक्त में कातिल का चेहरा बेनकाब कर दिया। अब शहनाज और कमाल दोनों जेल में हैं और बेचारे उनके दोनों बेटे, उनका जिनका कोई कसूर नहीं है, बाप का साया सर से उड़ गया और माँ शायद अब जेल में पता नहीं कब तक रहे। तो न माँ न बाप, अब उन्हें ऐसे ही ज़िंदगी जीनी है, चाहे तो नाना नानी के घर या दादा दादी के घर। लेकिन न कसूर होते हुए भी एक जुर्म की वजह से एक साथ दो बच्चे अगर ये कहें कि यतीम हो गए तो गलत नहीं होगा। तो ये थी कहानी एक कमज़ोर स्क्रिप्ट की, जो क्राइम के बाद लिखी गई थी। ये शायद पहले ही लिखी गई थी। अब कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सोनू डागर का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सोनू। और कैलाश कुमार ने भेजा है। इसके अलावा आरोही, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरोही। और कपिल गिरी, उनकी बिटिया है ये। तन्नू का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तन्नू। और संजू सुथार ने भेजा है। साथ ही आर्यन बिश्नोई, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आर्यन। और रमेश बिश्नोई जी ने भेजा, उनके बेटे हैं ढोरी मन्ना से। साथ ही आदर्श मिश्रा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आदर्श। और दमोह से हैं ये, मध्य प्रदेश से। इसके अलावा साक्षी और करण, इनकी आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही चंद्रकांत उगाले ने कहानी की फरमाइश की है, तुषार कुमार सिंह ने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा विनय कुमार जायसवाल ने भी कहानी की फरमाइश की है। प्रमेश जैन ने भी की है। इसके अलावा रोशनी खान, कुश अग्रवाल ने भी एक कहानी की फरमाइश की है। इसके साथ ही औगुस खान ने भी की है, आशा और फैजान। और इसके अलावा कई लोगों ने कल की कहानी पर लिखा है कि 7 साल के बाद डीएनए टेस्ट क्यों, उसी वक्त क्यों नहीं कराया। तो उस कहानी के हिसाब से 2017 में पहली बार पुलिस के पास गई थी इस बच्चे की मां मुन्नी देवी, और 15 में वो गिरफ्तार हुई थी। 22 में अब वो बच्चा 7 साल का है। तो मुकदमा तो पहले कोर्ट में ही वो सारी चीज़ें हो गई थी कि बच्चा जिंदा और मुर्दा, कि बच्चा मर चुका है। तो जब मर चुका है कोर्ट में और डेथ सर्टिफिकेट है, तो फिर डीएनए किसका होता। अब डीएनए इसलिए 7 साल के बाद बारी आई है क्योंकि अब कोर्ट में ये प्रूफ हो गया है कि एक बच्चा है जो जिंदा है और ये बच्चा मुन्नी देवी का है। और दूसरी बड़ी बात कि मुन्नी देवी का हो सकता है, क्योंकि अभी डीएनए आना बाकी है, कि वो जो डेथ सर्टिफिकेट है वो फेक। तो जब फर्जी है तो फिर इसका मतलब बच्चा जिंदा है, लेकिन ये वही बच्चा है। कानून इसको कंफर्म करना चाहती है और इसीलिए अब उसका डीएनए कराया जा रहा है, ताकि मुन्नी देवी के डीएनए से मैच हो जाए। तो फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी पूरी जिंदगी कि हाँ ये मुन्नी देवी का ही बेटा है। इसके अलावा पुष्पक लाल ने कहानी की फरमाइश की। अरमान अली मिर्जा गालिब साहब की कहानी सुनना चाहते हैं। सुरेंद्र शाकिया ने कहानी की फरमाइश की है। संदीप कौशिक है, इन्होंने कहा कि अब आते हैं कहानी के ऊपर तौर पर। वो सुझाव दिया और आपने सही दिया संदीप साहब, कई बार गलती से मैं बोल जाता हूँ। तो अब आते हैं आज की कहानी पर। ये कहना चाहिए, सही सेंटेंस यही है जो आपने कहा। थैंक यू सो मच। साथ ही भोला शंकर ने कहानी की फरमाइश की है। पुरुषोत्तम नायडू ने कहानी की फरमाइश की है। कुलदीप ढिल्लो और रघुविंदर दोनों दोस्त, आप दोनों का शुक्रिया दिल से। हनुमानगढ़ से हैं ये। थैंक यू सो मच कहानी सुनने के लिए और इस प्यार के लिए। तो आज कहानी में इतना ही। आप तमाम क्राइम तक फैमिली मेंबर को मैं भूल गया, फिर से अभी याद आया। दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, मुबारक, शुभकामनाएं। तो कल दशहरा है, रावण दहन है। मैं यही दुआ करता हूं कि इस दुनिया में, दुनिया के हर कोने से बुराई खत्म हो और सिर्फ अच्छाई हो। सभी इंसान एक दूसरे से मिलकर रहे, प्यार से, मोहब्बत के साथ रहे। कभी किसी को कोई गम ना हो, अफसोस ना हो, और बस सब कुछ अच्छा अच्छा ज़िंदगी में सबके साथ हो। तो इन्हीं दुआओं के साथ हैप्पी दशहरा। अब आपसे मुलाकात होगी कल दशहरे के ही दिन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।